बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जवानों और जवानियों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जवानों, आज के लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को डिस्कस करना है जो कि रिलेटेड होंगी ओनली टू द टॉपिक ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, बिकॉज अक्सर औकात में मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को बड़ा मसला होता है अगर तो आप रेजिस्टर्स की ऊपर कोई एमसीक्यू जो है वो स्टूडेंट को पकड़ा दो तो वो बड़े मुश्किल से उन्हें हल करते हैं। सो आज हम सारा का सारा ध्यान रेजिस्टर्स के साथ जुड़ी हुई मसाइल पर ही रखेंगे। ठीक है, अच्छा, सो एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले ये जो आपको फार्मूले नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, ये फार्मूले मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ इन वन ऑफ द लेक्चर, दैट वाज आई बिलीव लेक्चर नंबर 4, जिसका जो लिंक है वो मैं ऑलरेडी इसी वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो फर्स्ट यू हैव टू वॉच दैट लेक्चर, राइट, और एटलीस्ट उसका जो हाफ पार्ट है, लास्ट हाफ पार्ट, वो आपने देखना है जिसमें मैंने ये फार्मूले डिराइव किए हैं। ठीक है, सो पहले उसकी ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर आप इस लेक्चर की तरफ आओगे। सो ये फॉर्मूले हैं जो सारे के सारे मैं डिराइव कर गया था, राइट। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो नाउ पहला एमसीक्यूज आपके सामने है, वो क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर। जनरल सा एमसीक्यू है कि आपके पास एक वायर है, देयर इज अ वायर, ठीक है जी, यू हैव अ वायर लाइक दिस, ठीक है जी, और उसका जो रेजिस्टेंस है टू द फ्लो ऑफ चार्ज वो है आर। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, अगर मैं इस वायर की लेंथ को डबल कर दूं, ट्वाइस कर दूं, ठीक है, बाय स्ट्रेचिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, बाय स्ट्रेचिंग देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच कर दूं लाइक दिस, ठीक है जी, अभी मैं डायग्राम बनाने लगा हूं थोड़ी देर बाद, तो और स्ट्रेचिंग में मैं ऐसे कर लूं कि इसका अगर लेंथ L है, अगर इसका लेंथ L है तो स्ट्रेचिंग के बाद इसका जो न्यू लेंथ है वो इस लेंथ के डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगी। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और लेंथ के साथ उसका ताल्लुक डायरेक्ट है, अगर आप इस फार्मूले को देख लो, राइट। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि ये एमसीक्यू आपको बता क्या रहा है। अब यहां पर एक लफ्ज यूज हुआ है, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जवानों, और वो है स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब दो अल्फाज है, या तो आप किसी चीज को स्ट्रेच कर लो या किसी चीज को कंप्रेस कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे स्ट्रेचिंग का लफ्ज यूज हुआ हो या चाहे कंप्रेसिंग का लफ्ज यूज हुआ हो, दोनों ही हालत में ये जो वायर है या ये जो कंडक्टर है, इसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? बिकॉज अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं, राइट, तो स्ट्रेचिंग का क्या मतलब है कि मैं उसके एक डायमेंशन को बढ़ा रहा हूं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्ट्रेच कर दूं और स्ट्रेच करने के बाद आपके पास ये डबल हो गया, तो ये लेंथ जो है ये क्या है, ये L डैश है जो कि इनिशियल लेंथ के 2 टाइम्स है। ठीक है, राइट। सो मैंने लेंथ को डबल कर दिया, लेकिन जब आप लेंथ को डबल कर दोगे तो जाहिर सी बात है इंक्रीज इन वन डायमेंशन ऑफ द वायर, राइट, will be the result of the decrease in the other 2 dimensions of the same wire। तो जाहिर सी बात है ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको नजर आ रहा है, इसने क्या होना होगा, इसने इस तरह से कम होना होगा। बिकॉज अगर आप किसी वायर को इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हो तो जाहिर सी बात है अगर एक डायमेंशन में ज्यादती आ रही है तो ये 2 डायमेंशंस जो हैं ये प्राइस पे करते हैं उस एक डायमेंशन के अंदर आने वाले इंक्रीज की। ठीक है, सो आपके पास क्या होगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ने डिक्रीज हो जाना है, इट विल बी लाइक दिस समथिंग, लेट मी ड्रॉ दैट विद द ब्लैक ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सो आपके पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। राइट जवानों, सो लेंथ तो आपने 2 टाइम्स कर दिया है, लेंथ आपने डबल कर दिया है, L डैश जो कि न्यू लेंथ है वो एक्चुअली उस इनिशियल लेंथ के 2 टाइम्स है, लेकिन एरिया तो उस टाइम से कम हो गया है ना। तो यहां पर याद रखिएगा कि अगर एक डायमेंशन में ज्यादती आई है तो बाकी 2 डायमेंशंस कम हुए तो वॉल्यूम वही रहा, वॉल्यूम आपके पास वही रहा। फॉर एग्जांपल इसका टोटल वॉल्यूम आप फाइंड आउट करोगे तो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये पॉइंट मैंने आपको समझाना था कि चाहे स्ट्रेचिंग का लफ्ज यूज हो या कंप्रेसिंग का, दोनों ही सिचुएशंस में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन लेंथ्स और एरिया जो है वो बदलते रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अगर आप उसको स्ट्रेच करो तो लेंथ बढ़ता है तो आप देखोगे कि एरिया जो है वो कम होगा।
राइट जवानों, ठीक है। और अगर आप उसे कंप्रेस करो तो लेंथ कम हो रहा है, लेकिन अब आप देखोगे कि वो वायर मोटा होता चला जाएगा, यानी कि उसका एरिया बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। सो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, राइट। अब यहां पर वापस आते हैं एमसीक्यू के ऊपर। सो देखिए, लेंथ आपको दिया गया है और आपको पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अब यहां पर हम कौन सा इजीली फार्मूला यूज कर सकते हैं कि देखिए आप जरा गौर से देख लो दिस वन, इफ यू कैन लुक एट दिस वन, देखिए रो एल स्क्वायर बाई वी, राइट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है ना और रो भी कांस्टेंट है, तो आर का जो है एल के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक बनता है, ठीक है। वहां पर आप कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको लेंथ गिवन है, लेकिन एरिया के अंदर जो डिक्रीज आया है वो आपको यहां पर सवाल में गिवन नहीं है। लेंथ के अंदर जो इंक्रीज आया है वो गिवन है। तो अब यहां पर हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं और आर का ताल्लुक एल के साथ डायरेक्ट बन जाता है। अगर आप देख लो एल के स्क्वायर के साथ, आई शुड से, बिकॉज रो भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। जिस तरह कि मैंने अभी कहा कि स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो अगर आप एल को 2 टाइम्स बढ़ा गए हो तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स। इसका मतलब यह है कि द करेक्ट आंसर इज राइट 4R, ठीक है जवानों। सो आप यहां पर क्या करोगे कि रो डैश जब आप लोगे तो यहां पर आप एल की 2 एल पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4R। या चलिए कर देता हूं कि लेट अस से इनिशियली जो रेजिस्टेंस है वो है रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और फाइनली जो रेजिस्टेंस है वो है आर डैश। रो डेट के ऊपर तो डैश नहीं लगा सकता ना, बिकॉज वही मटेरियल है ना, उसको आपने स्ट्रेच किया है। हाँ, एल के डैश स्क्वायर हो जाएगा और वॉल्यूम के ऊपर भी डैश नहीं लगा सकता, बिकॉज डायमेंशंस बदल गए हैं लेकिन वॉल्यूम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। बिकॉज द इंक्रीज इन लेंथ हैज बीन कंपनसेटेड बाय द डिक्रीज इन द एरिया, ठीक है। सो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि रो डैश विल बी इक्वल टू रो इनटू 2 टाइम्स ऑफ एल, बिकॉज द न्यू एल डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल लेंथ, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास ये वॉल्यूम आ गया, और आर डैश इज इक्वल टू, यहां पर अगर मैं 4 को बाहर निकाल दूं तो 2 का स्क्वायर 4, तो रो एल डिवाइडेड बाय वी। अब अगर आप देख लो रो एल डिवाइडेड बाय वी, सॉरी एल स्क्वायर है यहां पर, बिकॉज एल के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, वो बराबर है इस इनिशियल आर के। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि R dash is actually equal to 4 times of the initial R, which happens to be option number B, ठीक है। अब इसी तरह से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो है वो आपके बुक में है, राइट। वो क्या है कि उन्होंने ये कहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज नॉट R, मतलब जनरल वैल्यू नहीं दी है, बल्कि आपको स्पेसिफिक कहा है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम, ठीक है। और अब आपसे कहा गया है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, अगर मैं वायर की लेंथ को क्या कर दूं, डबल कर दूं बाय स्ट्रेचिंग, याद रखिएगा अगेन स्ट्रेचिंग का लफ्ज है, देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो यही फार्मूला है। तो अब अगर इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम है, तो आप इधर जरा 4 ओम पुट करो, सो आर डैश विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 16 ओम। इसका मतलब यह है कि यहां पर ऑप्शंस दिए गए होंगे, डिफरेंट ऑप्शंस। लेट मी मेक ऑप्शंस, राइट। खुद से मैं बना लेता हूं कि लेट अस से ए ऑप्शन है आपके पास 4 ओम, राइट। बी ऑप्शन है आपके पास लेट अस से 2 ओम, राइट, एंड सी ऑप्शन है आपके पास लेट अस से 8 ओम, राइट, एंड डी ऑप्शन है आपके पास लेट अस से 16 ओम। तो आपने किसको क्लिक करना है, आपने 16 ओम वाले ऑप्शन को क्या करना है, क्लिक करना है, यानी कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जवानों। अब इसी तरह से एक और एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू दैट वन। अब जवानों मूव करते हैं इनटू सेकंड एमसीक्यू। नाउ सेकंड एमसीक्यू को अगर आप देख लो तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेडियस 1 मिलीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो चले जी इधर से वो कर लेते हैं कि ऐसे कर लेते हैं कि ड्रॉ कर लेते हैं इसको कि हमारे पास एक वायर है, राइट, ब्लैक से कर लेता हूं ताकि क्लियर हो। सो हमारे पास एक वायर है, राइट, लाइक दिस, जिसका जो लेंथ है वो है आपके पास कितना, वो है आपके पास 5 मीटर, और उसका जो रेडियस है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूं तो ये जो रेडियस है वो रेडियस यहां पर आपको बताया जा रहा है वो है 1 मिलीमीटर, और ये जो डायमेंशंस है तो इस डायमेंशंस पे उसकी जो रेजिस्टेंस है यानी कि R वो है आपके पास 1 ओम। ओके, व्हाट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ सेम मटेरियल, यही मटेरियल है,
सो पूछा क्या जा रहा है, व्हाट लेंथ, इसका मतलब है लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। सो व्हाट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल एट द सेम टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का भी वो कह रहा है कि हमने यही मटेरियल लिया है, उसका यही टेम्परेचर लिया है, लेकिन अब लेंथ कितना होगा जब वो अब चेंजेस करने लगे हैं ना, एट द सेम टेम्परेचर एंड रेडियस ऑफ 2 मिलीमीटर। इसका मतलब है रेडियस को उन्होंने बढ़ा दिया है। देखिए रेडियस इनिशियली कितना था 1 मिलीमीटर, अब कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर, यानी कि ट्वाइस। सो अब यहां पर अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूं, इसको थोड़ा सा सही तरह से बना देते हैं, राइट। अगर मैं यहां पर रेडियस ड्रॉ करूं तो रेडियस इसकी डबल होना चाहिए, तो लेट अस से इसका डबल मैं अगर कर लूं तो इसका रेडियस डबल ऑलमोस्ट इतना है, राइट। सो ये मेरे पास जो है क्या होना चाहिए, नया कंडक्टर जो चेंज में लेकर आया हूं। सो रेडियस जो है यानी कि आर डैश, द न्यू रेजिस्टेंस द न्यू रेडियस इज 2 मिलीमीटर, राइट। सो जब 2 मिलीमीटर का रेडियस मैं कर दूं और वही मटेरियल है और वही टेम्परेचर है, ठीक है, और अलग बात यह है कि रेजिस्टेंस भी वो अभी 1 ओम का ही ऑफर कर रहा है, यानी कि आर डैश इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ओम, राइट। तो अब इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो देखिए सिर्फ आपने इसको बदल दिया है, बाकी आपने क्या किया हुआ है, टेम्परेचर भी वही रखा है, मटेरियल भी वही है, तो जाहिर सी बात है आप रेडियस को बदलोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को बदल रहे हो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को बदलने से आपके पास यहां पर एरिया अगर ज्यादा हुआ है, बिकॉज रेडियस को आप बढ़ा गए हो, बिकॉज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो जब एरिया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली अगर रेजिस्टेंस उतना ही है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। लेकिन सवाल यह है कि रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो जब रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो ऑटोमेटिकली आपने एरिया के अंदर जितना राइज लेकर आए हो, लेंथ के अंदर भी उतना ही राइज लेकर आना होगा, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या होता है। सो यहां पर अगर आप देख लो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आपने पकड़ना है कि r इज इक्वल टू आर डैश। सो अब मैं यहां पर जब इस पॉइंट को पकड़ूंगा, सो मुझे पता है कि r इज इक्वल टू आर डैश, राइट जवानों। सो जब r इज इक्वल टू आर डैश होगा और आपको लेंथ और एरिया के टर्म्स में बात करके दे रहे हैं, तो जरा इस इक्वेशन को मुलाहिजा फरमाए हैं, तो रो एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, राइट। एल और आर के टर्म्स में है ना रेजिस्टेंस, तो यहां पर क्या होगा कि इनिशियल इट विल बी रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा आर डैश की जगह क्या लिखूंगा, रो डैश नहीं लिख सकता बिकॉज मटेरियल वही है, देखिए ऑफ द सेम मटेरियल, सो मटेरियल वही है। अच्छा अब यहां पर मैं आता हूं, पाई वही है लेकिन आर डैश में लिखूंगा तो आर डैश का स्क्वायर, राइट जवानों। सो आर डैश का स्क्वायर हो गया, और यहां पर अब मैं क्या लिखूंगा, एल डैश में। सो जाहिर सी बात है अगर इक्वलिटी है तो अगर आर चेंज हुआ है टू आर डैश, तो एल ने भी एल डैश में चेंज होना होगा। अब मैं ये न्यू लेंथ मालूम करना चाहता हूं। सो रो को कैंसिल कर लें, पाई को कैंसिल कर लें, राइट जवानों। अब मुझे पता है कि जो आर डैश है वो उस इनिशियल आर के 2 टाइम्स है, बिकॉज अगर आप देख लो इनिशियली क्या है 1 मिलीमीटर, फाइनली क्या हुआ 2 मिलीमीटर, यानी कि आर डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो है आर डैश की जगह आप लिख लो एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल डैश डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर, लेकिन चूंकि उसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आप उसके ऊपर ले लो, राइट। और आगे जाके जब मैं इसको करूंगा तो इट विल बी एल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर ये क्या हो जाएगा, एल डैश डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर को मैं कैंसिल कर सकता हूं, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। सो आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी कि एल डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द एल, और इनिशियल जो एल है वो है 5 मीटर, तो 5 मीटर यहां पर पुट करें। सो एल डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 5, यानी कि 20 मीटर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है जवानों। अब ये जो सवाल है ये स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग वाला नहीं है, राइट। यहां पर क्या किया गया है कि एक टुकड़ा लिया गया है, उसकी क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया गया है, तो जब क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से क्या होगा, रेडियस ने कम होना है, या रेडियस को सॉरी आई शुड से रेडियस को बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है उसने कम होना है, ठीक है। लेकिन जब रेजिस्टेंस कम हुआ है, यहां पर आपको सवाल में ये बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस अभी भी उतना ही है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये चेंज नहीं हुआ, आपने इसको भी चेंज करना है फिर आपने, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग नहीं हुई,
हुई, लेंथ जो है वो बढ़ गया है बाय 4 टाइम्स। इसका मतलब है कि लेंथ जो है उसने अगर इतना होना था, या चले मैं इसको इधर तक कर लेता हूं कि लेंथ अगर इनिशियली इतना होता, राइट, तो अब इसके 1 2 3 4, तो इट विल बी राउंड ओवर हेयर समवेयर ओवर हेयर, ठीक है। तो इतने तक जो है उसने क्या होना है, चले जाना है, ठीक है। सो तब ही आपके पास क्या होगा, इसका और इसका रेजिस्टेंस सेम होगा। अगर आपने यहां पर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके जवानों, अब जरा इस एमसीक्यू पे गौर करें। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज रो। हमारे पास एक वायर है जिसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो है रो, ठीक है जी। जो कि आपको पता है कि जो यूनिट लेंथ और यूनिट मीटर स्क्वायर वायर के जो रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास जो है रो जाहिर करेगा, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर उसका वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, फॉर एग्जांपल इसकी सिचुएशन ऐसी ही है कि आपके पास ये एक वायर है, राइट, जिसका जो लेंथ है वो है आपके पास इनिशियल लेंथ 1 मीटर, राइट, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके पास है कितना, 1 मीटर स्क्वायर, राइट। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है R इज इक्वल टू रो, राइट। सो यहां पर अगर मैं इनिशियल इक्वेशन लिखूं तो इट विल बी R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A, जबकि L और A जो है वो यूनिटी है, ये है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि द वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब एंड द रेजिस्टेंस इज 3 ओम, देन द न्यू लेंथ विल बी। अब अगर मैं क्या कर लूं कि इमेजिन करूं कि ये एक टुकड़ा काटा गया है, राइट, किससे, एक ऐसे कंडक्टर से कि जिसका जो न्यू रेजिस्टेंस है, यानी इस होल टुकड़े का जो रेजिस्टेंस है वो है आपके पास 3 ओम, राइट जवानों, और इस होल टुकड़े का जो वॉल्यूम है वो है 3 मीटर क्यूब। देखिए इसका वॉल्यूम कितना हुआ करता था, इसका वॉल्यूम है आपके पास 1 मीटर क्यूब, राइट। और लेट अस इमेजिन करें कि इस होल टुकड़े का जो वॉल्यूम है वो है आपके पास एज अ होल 3 मीटर क्यूब, राइट जवानों। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका लेंथ जरा फाइंड आउट करके बताएं कि इस टुकड़े का लेंथ क्या है। लेट मी कॉल दैट L डैश, ठीक है जवानों। सो ये वाले को मैं L डैश कह देता हूं, चले। सो अब आपके पास क्या होगा कि इट विल बी R डैश इज इक्वल टू रो, तो वही है ना, बिकॉज रो तो सिर्फ इसका अपोजिशन है, L डैश इंटू A डैश, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमने क्या करना है, देखना है सिचुएशन को, ठीक है जी। लेकिन R इज इक्वल टू रो L बाई A, अब एरिया तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये चीज जरूर पता है कि वॉल्यूम दिया गया है। सो अगर मैं यहां पर देख लूं तो मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम जो है के टर्म्स में करना है, तो ये फार्मूला बड़ा सूटेबल बैठ रहा है कि देखिए रो L है और वॉल्यूम है, तो इसको यूज करते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं, A को हटा देता हूं, वॉल्यूम लिख देता हूं और L के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर L डैश के ऊपर स्क्वायर और A आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, V डैश आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देख लो V डैश कितना है, 3 मीटर क्यूब, तो यहां पर जरा 3 मीटर क्यूब पुट करो, इट विल बी 3, राइट, ठीक है, 3 मीटर क्यूब, ठीक है जी। रो अपनी जगह पर है, राइट। अच्छा, और L डैश जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जवानों, इज इक्वल टू, और जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 3 ओम, सो दैट इज 3 ओम, राइट जवानों। सो 3 इंटू 3 9, राइट, आपके पास 9 हो जाएगा, और रो को डिवाइड कर लो तो नीचे आ जाएगा, तो रो नीचे आ गया, और ये आपके पास ओम इंटू मीटर क्यूब इज इक्वल टू L डैश का स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, या चलिए यूनिट्स को फिलहाल नहीं डिस्कस करता, यूनिट्स को फिलहाल साइड में कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो 3 3 आर 9, रो आप नीचे लेकर आ गए हो, तो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि L विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय रो, यानी कि L इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट रो, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। सो आपके पास क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सो इस तरह के सवाल भी आते हैं, यू जस्ट हैव टू स्टे फोकस्ड, आपने देखना है कि दिया क्या गया है। सो अगर आप देख लो तो कि वॉल्यूम है और रेजिस्टेंस है, सो और ऑटोमेटिकली अगर आप वॉल्यूम है और आपसे लेंथ मांगा जा रहा है, सो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ और वॉल्यूम को जिस फार्मूले में इकट्ठा किया गया है वो ये वाला है। सो ये फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम गोइंग टू स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट कि आपको लेक्चर नंबर 4 देखना होगा, फिर आपको इधर आना होगा, ठीक है। सो अब मूव करते हैं अनदर एमसीक्यू की तरफ। सो जवानों, अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू नंबर 4 को। ये एमसीक्यू जो है वो आपकी बुक में भी है, आई बिलीव इट्स एमसीक्यू नंबर 7। सो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 वायर्स, राइट, आर रो 1 एंड रो 2,
तो दो वायर्स हैं जिसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है और रो 2, यानी कि दो डिफरेंट नेचर के वायर्स हैं, ठीक है। बिकॉज अगर डिफरेंट नेचर के ना होते तो वो यहाँ पर सब्सक्रिप्ट पुट ना करते, तो इसका मतलब है दो डिफरेंट नेचर के वायर्स हैं, एक की रेजिस्टिविटी रो 1 है और दूसरी की रेजिस्टिविटी रो 2 है, ठीक है। विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्टेड है। इफ देयर डायमेंशंस आर द सेम, अगर उनके डायमेंशंस सेम है, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, याद रखिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं मांग रहे, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी मांग रहे हैं। सो अब यहां पर देखते हैं कि देखिए क्या है, सबसे पहले तो डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो सबसे पहले तो आप दो सेम डायमेंशंस वाले वायर्स बना दें कि मेरे पास एक ये वायर हुआ जिसके ये डायमेंशन है, राइट। फिर इसी तरह का एक दूसरा वायर लें, उसकी भी यही डायमेंशन होने चाहिए लेकिन उसका नेचर मुख्तलिफ होना चाहिए। तो इसका आपके पास क्या है, रो 1, और अब मैं इसी के साथ सीरीज में कनेक्ट करने लगा हूं एक दूसरा वायर कि जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो 2, ठीक है जी। सो अगर आप देख लो डायमेंशंस मैंने सेम रखे हैं, इसका जो लेंथ है इसका भी वही लेंथ है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका भी वही क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और सीरीज में मैंने लगा दी है, देखिए सीरीज में लगा दी है। सो सीरीज में मैंने लगा दी है। अब इस होल वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, बिकॉज जाहिर सी बात है इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है, तो ये जो होल वायर है ये तो कॉम्बिनेशन हो गया दो वायर्स का, इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स हैविंग टू डिफरेंट नेचर्स। तो जाहिर सी बात है कि इसका एक ओवरऑल रेजिस्टिविटी का इफेक्ट आने वाला है, ओवरऑल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं इसका एक ऐसा टुकड़ा काटूं कि इसका कुछ हिस्सा ये भी हो और ये भी हो, तो इसका एक ओवरऑल इफेक्ट आने वाला है, और वो हम समझने वाले हैं, या उसका हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी के बारे में तो मुझे नहीं पता कि सीरीज कॉम्बिनेशन में उसके साथ क्या होता है, लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में मुझे जरूर पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में उसके साथ क्या होता है, और वो क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये मुझे पता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1, राइट। लेट मी राइट R1 ओवर हियर, यहां पर मैं ले देता हूं, और इसका जो रेजिस्टेंस है लेट मी कॉल इट R2, और इसका जो लेंथ है लेट मी कॉल इट L, और इसका भी लेंथ है L। सब्सक्रिप्ट पुट इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज दोनों के डायमेंशंस सेम है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी A। सो A के साथ भी सब्सक्रिप्ट पुट नहीं कर रहा बिकॉज डायमेंशंस तो सेम है। सो अब मैं इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टिविटी को इंट्रोड्यूस करूंगा और ऑटोमेटिकली मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो सिंपल क्या होगा कि यहां पर इज इक्वल टू, यहां पर ब्लैक से कर लेता हूं कि इज इक्वल टू, राइट, इसकी जगह क्या लिखूंगा, रो 1 L1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस रो 2 L2 डिवाइडेड बाय A2, लेकिन L के साथ सब्सक्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज सेम डायमेंशंस हैं। सिमिलरली A के साथ भी सब्सक्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज सेम डायमेंशंस हैं। हाँ, रो के साथ सब्सक्रिप्ट लगाऊंगा बिकॉज दो डिफरेंट नेचर के हैं, ठीक है। सो रो 1 इन रो 2। अच्छा, अब इधर क्या लिखूंगा, अब इस साइड पे जो है ये R इक्विवेलेंट है ना, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, रो इक्विवेलेंट, राइट, इनटू। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, ओवरऑल जो एरिया है अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह ड्रॉ करूं कि देखिए ये एक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वायर बन गया, राइट, सॉरी, हाँ, नाउ इट्स बेटर, ठीक है। सो अगर आप देख लो तो एरिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, राइट, लेकिन लेंथ जो है वो क्या हो गया है, वो 2L हो गया है। तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है R इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी है R इक्विवेलेंट, रो इक्विवेलेंट, और जो लेंथ है वो है इनिशियल टाइम्स के, यानी कि L डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L, जबकि एरिया अभी भी वही है, L डैश इज इक्वल टू A, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो यहां पर अगर मैं लेंथ लिखूंगा तो वो 2 टाइम्स ऑफ L लिखूंगा, जबकि एरिया वही है, राइट। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर से मैं L बाई A को कॉमन ले सकता हूं, तो आपके पास रो इक्विवेलेंट, राइट, 2 को जरा बाहर लिख दो, L डिवाइडेड बाय A हो जाएगा, और उधर से आप L डिवाइडेड बाय A को कॉमन ले सकते हो, और आपके पास क्या बचेगा, रो 1 प्लस रो 2, राइट जवानों। L और L कैंसिल हुआ, A और A कैंसिल हुए, और आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा रो 2 टाइम्स रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो 1
प्लस रो टू डिवाइडेड बाय, तो 2 को इधर नीचे ले आए तो उधर से हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास आ गई इस दोनों डिफरेंट नेचर वाले वायर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जवानों, सो ये आपके पास हुआ। अच्छा, और अब इसी के अंदर और तड़का लगाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रेजिस्टिविटीज नहीं कंडक्टिविटीज, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, राइट? तो इधर से आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो, तो चले वो भी करके दे देता हूं। इसी के अंदर एक और एमसीक्यू भी बन जाएगा, राइट? ये मैं मिटा देता हूं बिकॉज आई डोंट नीड दैट। सो यहां पर मैं ये मिटा देता हूं। ओके, ये मैंने ऑप्शंस भी साथ में मिटा दिए हैं, सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन को फिर से लिख लेता हूं। यहां पर ऑप्शंस क्या थे? ऑप्शंस थे आपके पास रो 1 प्लस रो 2, that was A row 1 plus row 2, and B option was 1 over row 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रो 2। अच्छा, अब अगर कंडक्टिविटीज के बारे में पूछ लिया जाए तो आप अगर आप बुक में देख लो तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक्चुअली क्या है? जो कि एक्चुअली रेजिस्टिविटी का ये सिग्मा है, रेसिप्रोकल है। तो मैं लिख सकता हूं कि रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी। तो यहां पर इसी ऑप्शन के अंदर आप सिर्फ क्या कर लो? रेजिस्टिविटीज की जगह कंडक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कर दो। तो देखिए ये क्या है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी, लेकिन कौन सी कंडक्टिविटी? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, राइट? नीचे क्या है? 2 है, और यहां पर रो 1 है ना, तो यहां पर लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय क्या? सिग्मा 1 प्लस फिर क्या लिखूंगा? 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2। कंडक्टिविटी क्या बताता है कि एक्चुअली अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम है, यानी कि अलाउंस कम है। ये आप सिंपल कह सकते हो। और इसका यूनिट आपके पास क्या बनता है? इसका यूनिट आपके पास बनता है किस चीज का? ये अगर है ओम इंटू मीटर, तो इसका यूनिट बन जाता है किस चीज का? ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को मोह भी कहा जाता है, मोह इंटू मीटर इनवर्स, या इसको सीमन भी कहा जाता है, तो सीमन इंटू मीटर इनवर्स, राइट? सो ये जो है ओम्स ला के जो टॉपिक है उसमें मैं थोड़ा स्किप कर गया था, लेकिन इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, यू जस्ट कैन गो थ्रू इट। सो अब यहां पर मैं इसकी तरफ वापस आता हूं। सो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर आपके पास हो जाएगा कि इक्विवेलेंट, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो वहां पर भी उल्टा करना पड़ेगा, तो वहां पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 एंड 1 प्लस 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हो। अगर आप इसका एलसीएम लो तो सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा सिग्मा 1 इनटू सिग्मा 2, तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1, और इसको ऊपर लेकर जाओ तो ये ऊपर चला जाएगा आपके पास ये चीज, तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा 1 इनटू सिग्मा 2। सो दिस विल बी द इक्विवेलेंट व्हाट? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लूं कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी के बजाय यहां पर मैं लिख दूं कि ये आपके पास क्या हुए? कंडक्टिविटीज, सॉरी सिग्मा 1 और इसकी जगह सिग्मा 2, राइट? और यहां पर मैं लिख दूं कि द कंडक्टिविटी ब्लू से लिख लेता हूं ताकि आपको चेंजेस महसूस हो। द कंडक्टिविटी, राइट? और फिर यहां पर मैं क्या लिख लूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी के बजाय मुझे क्या चाहिए? कंडक्टिविटी, राइट? तो आपके पास यहां पर ऑप्शंस में से एक ये ऑप्शन होगा, ये वाला सिग्मा के टर्म्स में, तो ये आपको क्लिक करना है। सो ये आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई दो डिफरेंट नेचर वाले वायर्स के, जब आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हो जिनके डायमेंशंस सेम है, याद रखिएगा सेम डायमेंशंस। सो ये आपके पास हुआ। अब इसी तरह का हल करते हैं रेजिस्टिविटी के लिए, तो इसी के अंदर थोड़े से फिर से चेंजेस ले आते हैं, लेकिन अब उनको सीरीज में नहीं पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है? सो ये मैं अगेन स्विच कर जाता हूं टू रेजिस्टिविटी, ये मिटा देता हूं, राइट जवानों? अब आते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर वापस, राइट? और अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक होता है। ये मिटा देता हूं मैं, राइट? ये मिटा देते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक आता है, ठीक है? जब हम उसे क्या कनेक्ट करें? जब हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करें। सो अब आते हैं कि द रेजिस्टिविटी
the resistivity of two wires is rho 1 and rho 2 are connected not in series but parallel. सही जी. If their dimensions are same then find the equivalent resistivity again. अब हमने अगेन रेजिस्टिविटी को ही फाइंड आउट करना है, लेकिन नॉट फॉर सीरीज बट फॉर पैरेलल. सो अब पैरेलल के लिए जो है फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा कि अब आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि इसको मिटा देता हूं, ये भी मिट गया बिकॉज अब तो पैरेलल में लगाना है, सीरीज में तो लगाना नहीं है. सो पैरेलल में लगाने के लिए आपके पास क्या होगा कि मैं इसी को ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, राइट वही डायमेंशंस हैं. अच्छा, वही L और वही क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है जी. लेकिन अब क्या है जी कि अब आपके पास ये रो 2 है, तो अब आपके पास आप उसको कुछ ऐसे कनेक्ट कर लो कि दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है, यहां पर भी राइट. ठीक है. सो अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो अब इस पूरे असेंबली की इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या है. तो अगेन मुझे ये नहीं पता कि इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी के लिए क्या फार्मूला है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है, और वो क्या है. चूंकि दो है तो पैरेलल के लिए सिंपल बात यह है कि दो के लिए मैंने आपको सिंपल बताया था, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम. तो यहां पर मैं कर लेता हूं इधर से कि आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है फॉर द पैरेलल, इट विल बी R1 into R2 divided by R1 plus R2. अगेन बच्चे आई एम टेलिंग यू नीड टू वॉच द लेक्चर ऑफ ओम्स लॉ, जहां पर मैंने रेजिस्टिविटी के सारे किस्से किए हैं और ये फार्मूले डिराइव किए हैं. एंड यू नीड टू वॉच लेक्चर नंबर 4 दैट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स. सो ये दोनों लेक्चर जो है ये आपके क्लियर होने चाहिए. ठीक है. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला आपके पास ये है, लेकिन ओनली फॉर 2 वायर्स या 2 रेजिस्टर्स, और चूंकि हमारे पास है भी 2 तो हम ये यूज कर लेते हैं. अदरवाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/R इक्विवेलेंट is equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2. सो ये आपके पास हुआ. तो बस अब रेजिस्टिविटी का तड़का लगा दो दरमियान में. सो यहां पर क्या हो जाएगा कि इट विल बी रो इक्विवेलेंट इनटू L डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब यहां पर आखिर में हम यहां पर एक तड़का लगाने वाले हैं. ठीक है. लेकिन फिलहाल मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता. सो यहां पर क्या होगा जी कि R1 इंटू रो 1, तो क्या हो जाएगा कि रो 1 इंटू L डिवाइडेड बाई A. देखिए यहां पर मैं सबसे पहले लिख रहा बिकॉज लेंथ और एरिया सेम है. सही है. अगेन रो 2 इंटू L डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई यहां पर क्या हो जाएगा रो 1 इंटू L डिवाइडेड बाई A प्लस रो 1 इंटू L डिवाइडेड बाय सॉरी यहां पर रो 2 हो जाएगा. राइट जवानों. अब क्या कर सकते हैं, अब अगर आप देख लो यहां पर जवानों, अब लेंथ डबल नहीं हुआ. देखिए लेंथ अभी उतना ही है. पहले यहां पर जब लगा देते थे ना तो लेंथ तो डबल हो जाता था, अब लेंथ उतना ही है. लेकिन अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा कंबाइन ड्रॉ करूं लाइक दिस, इस तरह से, राइट, और दूसरा भी मैं इसके साथ इस तरह से पैरेलल में लगा दूं. सो ये जो एरिया है, राइट, ये एरिया, सॉरी दिस वन, क्या ये एरिया डबल नहीं हो गया? अब एरिया डबल हो गया है, लेंथ डबल नहीं हुआ. सो अब यहां पर आपके पास जब न्यू एरिया आप पुट करोगे तो इट विल बी 2A. ठीक है जी. नाउ दिस इज द थिंग. सो एरिया जो है वो डबल हो गया इक्विवेलेंट में, जबकि अभी वो तो सिंगल सिंगल का शो कर रहा है ना. सो अब यहां पर इसको सुलझाते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन आती है. सो अब इसको सुलझाते हैं और मैं यहां पर कर देता हूं. ठीक है जी. तो उसको जगह, अच्छा चले जी आगे आ जाएगा. सो अब मैं यहां पर इस तरह कर लेता हूं कि L और A को, या यहां पर से मैं L और A को कॉमन ले लेता हूं, L बाई A को, और क्या रहेगा रो 1 प्लस रो 2. ठीक है जी. ठीक है. एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, is equal to rho 1 into L divided by A into rho 2 into L divided by A divided by इधर से मैं क्या कर लेता हूं, L डिवाइडेड बाई A को कॉमन ले लेता हूं. तो क्या बच जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 रह जाएगा, और यहां पर रो इक्विवेलेंट L डिवाइडेड बाय 2A है ऑलरेडी. तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं, इसको भी मैं चेंज करके लिख सकता हूं, बिकॉज L इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, और रो 1 इंटू रो 2 अपनी जगह पर है. देखिए L इंटू L L स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, बिकॉज प्रोडक्ट है ना. तो आपके पास L बाय A और ये स्क्वायर जो है ये कट जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, और
अगेन ये L इसके साथ कट गया और ये A इसके साथ कट गया, तो आपके पास क्या रह जाएगा कि इसी को मैं आगे लेकर जाता हूं कि रो इक्विवेलेंट, राइट, यहां पर आपके पास क्या रह गया, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, उस साइड पे क्या रह गया, रो 1 इंटू रो 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रह गया, रो 1 प्लस रो 2 और 2 को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, सो इट विल बी दिस होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ दिस इज द इक्वेशन that represents the equivalent resistivity of the two wires having the same dimensions but different nature या different values of resistivity when they are connected in पैरेलल. ठीक है जवानों, सो ये पॉइंट पे आपको क्लियर होना चाहिए कि देखिए वहां पर लेंथ डबल हो जाता था बिकॉज आप सीरीज में लगाते थे, यहां पर जब आप पैरेलल में लगाते हो तो वो एरिया जो है वो ऐड हो जाते हैं, तो एरिया डबल हो जाता है, मतलब ओवरऑल इफेक्ट में एरिया जो है वो ज्यादा आ रहा है, बिकॉज चार्जेस सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू नहीं जा रहे, जब वो इधर आएंगे वो इसके थ्रू भी जा रहे हैं, तो चार्जेस को एक्चुअली एरिया इन दोनों के सम नजर आता है. ठीक है, सो ये आपके पास क्लियर हो गया. आई बिलीव कि ये आपके पास है सारा का सारा जो जितना भी आप कर सकते हो. अब यहां पर आप कंडक्टिविटीज के लिए भी अगेन अरेंज कर सकते हो जिस तरह से हमने सीरीज के लिए किया. ऑल यू हैव टू डू इज टू पुट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, सो रो इज सपोज टू बी इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा. ठीक है जी, सो ये आपके पास सिचुएशन है. अब सो जवानों आज के लेक्चर में इतना ही, जितने भी बेसिक जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर गए हैं. हाँ, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर हम एक और भी लेक्चर करने वाले हैं जहां पर हम उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जहां पर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांगा गया होता है और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स और उलझे हुए किस्म के आपको स्ट्रक्चर्स दिए गए होते हैं रेजिस्टेंसेस के, और उन रेजिस्टेंसेस के नेटवर्क का आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा. सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी प्योरली ऑन फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट सीरीज एंड पैरेलल और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल. सही है, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं. आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.